हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज व्याख्यान में चर्चा करूंगी रक्त के बारे में, अर्थात ब्लड। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे रक्त किन पदार्थों से मिलकर के बनता है, इन पदार्थों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या विशेष कार्य होते हैं। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग और तरल संयोजी ऊतक जो है वो रक्त है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। यह हल्के या गहरे लाल रंग का, अपारदर्शी, गाढ़ा, क्षारीय और स्वाद में नमकीन होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त प्रायः थोड़ा गाढ़ा सा होता है, चिपचिपा सा होता है और लाल रंग का होता है। यह एक जीवित ऊतक है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा एक निर्जीव और तरल माध्यम है जिसमें रक्त के कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में के माध्यम से ही रक्त के कण संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान मानव शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी और अन्य सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और वहां के व्यर्थ पदार्थ जो हैं वो रक्त के माध्यम से ही वापस लाए जाते हैं। और इस रक्त परिसंचरण संस्थान के अंतर्गत रक्त, हृदय, रुधिर वाहिनियों का समावेश होता है। तो इस तरीके से जो है हमने इसमें देखा कि रक्त जो है वो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। रक्त के बिना हम व्यक्ति के जीवित होने की कल्पना मात्र नहीं कर सकते। रक्त के द्वारा ही जो ऑक्सीजन हम बाहर से अपने फेफड़ों के द्वारा नाक के माध्यम से फेफड़ों में लेते हैं, वह ऑक्सीजन इसी रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक ऊतक और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। यह हृदय और रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होकर के संपूर्ण शरीर में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उसके संपूर्ण शरीर भार का लगभग 9/13 भाग होता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर पाई जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं रक्त की संरचना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो इसमें जो है संरचना में हमने जैसे पहले चर्चा की कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, ये दो चीजें जो हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। प्लाज्मा ये संपूर्ण रक्त का लगभग 55% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है जो निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है 55 से 60% प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल, 7% प्रोटीन, 0.9% के लगभग इसमें खनिज लवण या मिनरल्स और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। शेष पदार्थ जो हैं वो बहुत कम मात्रा में, कुछ दूसरी जो गैसें इत्यादि हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। रक्त का 55 हिस्सा जो प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ से बना होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें जो 90% पानी और बाकी का हिस्सा जो है वो प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड आदि से बनता है। इन 4 प्रमुख तत्वों के अलावा रक्त में और भी या प्लाज्मा में और भी कई घटक होते हैं, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाले तत्व, लिपोप्रोटीन के पार्टिकल या अणु और कई तरीके के प्रोटीन तथा इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड।
प्लाज्मा के कार्य क्या हैं हमारे शरीर में। यहाँ बच्चों अगर आप चित्र देखेंगे तो ये जो पीले रंग का भाग दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा। इसी तरीके से जब आपने मान लीजिए कि कभी आपका कोई ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड जो है सिरिंज के माध्यम से आप कहीं लैब में जाकर के देते हैं, तो एक जिस ट्यूब के अंदर उसको भरते हैं, इस ट्यूब को एक कोएगुलेशन मशीन के अंदर रखा जाता है और इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। जब बहुत तीव्र गति पर ब्लड को घुमाया जाता है तो उसमें ये रक्त कणिकाओं वाला भाग वो नीचे रह जाता है और ऊपर जो है ये पीला पदार्थ जो कि प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ छन करके बाहर आ जाता है। तो इसका कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अलग कर देने पर इसके शेष भाग को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा पोषक तत्व के परिवहन के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी मदद करता है। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने में सहायता भी करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लाज्मा की जो संरचना है उसमें 90% तो पानी है, जल पाया जाता है और बाकी के हिस्से में जो है कुछ प्रमुख प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज पाया जाता है। अब हम रक्त के दूसरे भाग की चर्चा करें जिसके अंतर आती हैं रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। ये संपूर्ण रक्त प्लाज्मा के अतिरिक्त 45% भाग जो कि सजीव अवस्था में होता है वो किन की वजह से होता है, इन रक्त कणिकाओं या रुधिराणुओं की वजह से। इसमें 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं उपस्थित रहती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा पट्टिकाएं या रक्त बिंबाणु जिनको कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं या जिसको रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या आरबीसीज भी शॉर्ट में कहा जाता है, ये 1 माइक्रोलीटर रक्त में पुरुषों में 4.7 से 6.1 मिलियन और महिलाओं में 4.2 से लेकर के 5.4 मिलियन तक की संख्या में रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। कितने में? 1 माइक्रोलीटर रक्त के अंदर। इन लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यहाँ आप इनकी संरचना जो है वो देख सकते हैं। ऐसे ही श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल या ल्यूकोसाइट कहा जाता है, 1 माइक्रोलीटर रक्त में इनकी मात्रा 4000 से 11000 की संख्या में होती है और बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने का ये काम करती हैं। जब भी शरीर को इन्फेक्शन या बीमारियों से बचाने का कार्य होता है वो ये व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं ही करती हैं। अब तीसरा प्रकार है बिंबाणुओं का या जिनको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। 1 माइक्रोलीटर रक्त में ये लगभग 2 लाख से 5 लाख तक की संख्या में प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। इस रक्त वाले चैप्टर में हम आगे आने वाले भागों में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 3 प्रकार की कोशिकाएं या कणिकाएं जो हैं वो रक्त के अंदर पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाएं या रक्त बिंबाणु। अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला है लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट। आप इनकी संरचना देख सकते हैं। ऐसे देखने में तो ये बिल्कुल टॉफी नुमा जो है वो प्रतीत हो रही है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यकृत में बनने वाले प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन प्रक्रिया के द्वारा रक्त में उपस्थित एक रंजक होता है, एक रंग वर्णक होता है जिसको हीमोरंजक कहलाता है। इसके साथ
ये प्रक्रिया करते हैं और हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अर्थात हीम नाम का एक वर्णक है, ये वर्णक मिलता है ग्लोबिन नामक के प्रोटीन से और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल। इन कणिकाओं की जीवन अवधि 20 से लेकर के 120 दिन की होती है। इन लाल रक्त कणिका या जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं, इसको प्लीहा के द्वारा एवं विशेष स्थिति में यकृत के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। देखा जाए अगर संरचना में, तो ये दोनों तरफ से पैसे या रुपए के समान चपटी सी होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। वयस्क पुरुषों के रुधिर में प्रति घन मिलीलीटर में लगभग 50 लाख और स्त्रियों के रुधिर में प्रति घन मीटर या जिसको क्यूबिक मिलीमीटर कहते हैं, उसमें 45 लाख लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। इनकी कमी से रक्त क्षीणता या जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वो रोग भी हो जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं या एरिथ्रोसाइट का जीवन 120 दिन का होता है। मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। लाल रक्त की नन्ही नन्ही गोल चपटी टिकियों के समान इनकी रचना होती है। दोनों तरफ से ये दबे हुए और उभयावतल बाइकॉन्केव होते हैं। इनका बाहरी हिस्सा बीच वाले हिस्से से अधिक मोटा होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर बीच का हिस्सा हल्के लाल रंग का और बाहरी हिस्सा जो है वो गहरे लाल रंग का दिखता है। सभी स्तनधारी प्राणियों में केवल इसी प्रकार की लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और इनकी उपस्थिति या इनका जो निर्माण है, वो उत्पत्ति जो है इनकी, वो कहाँ होती है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। हम आगे आने वाले वीडियोस में जब कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र की चर्चा करेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे ये अस्थि मज्जा या हड्डियों में कौन से खोखले वाले भाग में अस्थि मज्जा पाई जाती है। प्रारंभ में इन कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, परंतु हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। कुछ दिनों पश्चात हीमोग्लोबिन भी इनमें प्रकट हो जाता है और अंत में केंद्रक जो है वो गायब हो जाता है। वयस्क पुरुषों में इनकी संख्या 5 मिलियन जो है वो, और स्त्रियों में 4.5 प्रति मिलियन होती है। शिशुओं में इनकी संख्या लगभग 6 से 7 मिलियन और छोटे जो भ्रूण हैं उसमें 7 से 8 मिलियन तक इनकी संख्या प्रति क्यूबिक मिलीलीटर पाई जाती है। परिपक्व लाल कणों के ऊपर की झिल्ली लचीली होती है। लाल रक्त कणों में प्रोटीन और लिपिड्स की बनी बाल के समान रचना होती है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। तो बच्चों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का रंग जो लाल दिखाई देता है उसका कारण क्या है या किस तत्व के कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक आकर्षण रहता है। यह न केवल ऑक्सीजन ले जाते हैं बल्कि देना भी जानते हैं। ये हीमोग्लोबिन द्वारा आरबीसी श्वास से ग्रहण की गई वायु में से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। ऑक्सीजन से भरपूर हो जाने पर ये चमकीले लाल रंग के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। इस दौरान दूर दूर के ऊतकों को जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और स्वयं ऑक्सीजन मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार ऊतकों में हीमोग्लोबिन का अपचय या रिडक्शन हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल जो है वो 90 से 120 दिन का होता है। प्रायः प्लीहा में इनका जीवन समाप्त होता है, इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का समाधि स्थल भी कहते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी
तो हमने ये देखा कि जो समाधि स्थल है इन लाल रक्त कणिकाओं का वो क्या है, प्लीहा। आइए अब बात करें लाल रक्त कणिकाओं का संगठन। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं में पानी की मात्रा 65% और ठोस पदार्थ जो है वो 35% पाए जाते हैं। इन ठोस पदार्थों में 33% तो हीमोग्लोबिन की ही मात्रा होती है, जबकि जो 2% है वो जाल बनाने वाले प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स और न्यूट्रल फैट से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत कुछ मात्रा में पदार्थ, दूसरे कार्बनिक पदार्थ भी, जैसे यूरिया, अमीनो अम्ल, क्रिएटिनिन, एडिनाइल, पायरोफॉस्फेट और डाई फॉस्फोग्लिसरेट आदि भी पाए जाते हैं। इन कुल लिपिड का 6% जो है वो फॉस्फोलिपिड होता है। तो इस तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें 65% पानी और 35% ठोस पदार्थ पाया जाता है। आइए चर्चा करें लाल रक्त कण के कार्य क्या हैं। लाल रक्त कण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करते हैं। लाल रक्त कण अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर के तरह से कार्य करता है। बफर का कार्य क्या होता है, अम्ल और क्षार के संतुलन को शरीर में बनाए रखना। लाल रक्त कण अपनी संख्या की अधिकता के कारण रक्त को गाढ़ापन प्रदान करते हैं और ये जो है वो उपस्थित हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ही होता है। इनके विच्छेदन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे पिगमेंट्स का निर्माण होता है। लाल रक्त कण अपने पारगम्य कोशिका झिल्ली के कारण कुछ पदार्थों को बाहर जाने देते हैं और कुछ को नहीं। इस प्रकार रक्त में धनात्मक और ऋणात्मक आयंस का संतुलन जो है वो बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि रक्त जो है वो कौन कौन से पदार्थों से मिलकर के बनता है। इसमें प्रमुख रूप से 2 चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा का भाग जो है वो 55% होता है रक्त में, जबकि इन रक्त कणिकाओं का भाग जो है वो 45% होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु, जिनको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं की। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर होता है, ये बिंबाणु क्या है, तो ये चर्चा हम तब करेंगे। धन्यवाद।